अगले 6 महीनों में, मार्च में 1 बिलियन, जून में 1 बिलियन और सितंबर में 1 बिलियन मिलने के हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि IMF का प्रोग्राम जो है मेंटेन करें, लेकिन IMF से जो इन्होंने वादे किए थे, वो 1 महीने पहले जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं करे, और सारे वादे जो हैं वो इन्होंने वादा खिलाफी करी IMF से। जो इन्होंने IMF को लिख के दिया था वो पूरा नहीं करा, और इसलिए आज बिलखुसूस मैं आपको बता दूं कि जो 2 इन्होंने गड़बड़ करी हैं, एक कि जो ये कंटिन्यूस एमनेस्टी, एक तो रियल एस्टेट की दी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो ATMs इमरान खान के हैं तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी था कि वो IMF से एक्सेप्शन लें। उस एग्जेम्पशन के अलावा भी उन्होंने ये करा है कि अब एक और एमनेस्टी दे दी है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे एमनेस्टी दे दी है। सो अब इन्होंने ये करा है कि IMF के प्रोग्राम के दौरान एक और एमनेस्टी IMF की इजाज़त के बगैर या IMF से जो वादा किया था उसके बगैर एमनेस्टी दे दी है। और इसका क्योंकि ये ब्रॉड आउट वो कर रही है एमनेस्टी है, तो इससे FATF पे भी बुरे असर पड़ेंगे। तो खान साहब की हुकूमत जाते जाते IMF से अपना प्रोग्राम तोड़ रही है, और साथ साथ जाते जाते IMF से भी प्रोग्राम तोड़ रही है, और FATF में भी हमको मुश्किलात में डाल रही है। तो ये दोनों जो हैं, ये 2 एटम बम के बराबर हैं पाकिस्तान की मईशत पे, जो खान साहब की हुकूमत जाते जाते कर रही है। और तीसरी चीज़ कि जो पाकिस्तान के अंदर बजट का खसारा हो रहा है, जो परसों अखबार में आया था, शहबाज राना साहब ने लिखा था, दीगर अखबारों में भी आया है कि हुकूमत कह रही है कि 4300 अरब रुपए का पाकिस्तान का बजट का खसारा होगा। मवाजने के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में सालाना बजट डेफिसिट 1600 अरब रुपया होता था। उस 1600 अरब रुपए डेफिसिट के अंदर हमने पाकिस्तान भर में अल्लाह की मेहरबानी से 11,400 मेगावाट बिजली के प्लांट्स लगाए, रोड बनाए, रास्ते बनाए, स्कूलें बनाई, कॉलेजें बनाई, और पता नहीं क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी रही। खान साहब ने इसमें से कोई काम नहीं किया। एक बिजली घर नहीं लगाया, 1 किलो ट्रांसमिशन का केबल नहीं बिछाया, एक नई स्कूल, एक नया अस्पताल नहीं बनाया। जो कर्ज लिया है 16-17 हज़ार का वो ले लिया, लेकिन 1 साल का, इस साल का बजट का खसारा ये अभी कह रहे हैं 4300 अरब रुपया होगा 4600 अरब रुपया। और ये 4600 अरब रुपया बजट का खसारा करने वाला इमरान खान, जिसने 1 पैसे की एक ईंट नहीं लगाई। अब आप कंपेयर करें कि 4600 अरब रुपया इमरान खान का बजट डेफिसिट होगा और 1600 अरब रुपया मुस्लिम लीग नून का होता था। तो उस मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कहते थे, और अब इमरान खान कह रहे हैं, और मोहम्मद जुबैर साहब भी इस पे बात करेंगे, कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं कीमतों के ऊपर नज़र नहीं रखूँगा, मैं आटा चीनी की कीमतों के ऊपर, खाने पीने के तेल की कीमतों के ऊपर नज़र नहीं रखूँगा, मैं आलू और टमाटर की कीमतों पे देखने के लिए नहीं आया था। तो भाई तुम किस लिए आए थे? क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में हमको बताने बार बार आए थे कि तुम कितने अच्छे कप्तान हो? क्या हैंडसम नज़र आते हो इसलिए आए थे? क्या हमको रोज़ भाषण देने आए थे? अब हमको ये सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, हमको ये बात करते हैं यूटर्न किस तरह लेने, ये सिखाने आए थे? अगर आप नहीं देख रहे, हुकूमत नहीं देख रही, और ये दूसरा ज़ाविया है। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये जो इन्होंने डेफिसिट्स करे हैं, जो IMF से लड़ाई करी है, जो FATF से गड़बड़ करी है, ये मुल्क के लिए एटम बम छोड़ के जा रहे हैं खान साहब। जो कर्ज लिया है, जो जिस स्पीड से इस वक्त हमारे वो सर्कुलर डेट कम हो रही है, सॉरी, जिस स्पीड से हमारी रिजर्व्स कम हो रही है और सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, ये सब इमरान खान के एटम बम है। और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा कि अवाम के जाविये से क्या करा इन्फ्लेशन से। लेकिन ये देख लीजिए, नंबर 1, खान साहब IMF से जो IMF को लिख के दिया था, मुआहदा किया था, उसकी मुआहदा खिलाफी कर रहे हैं और IMF के मुआहदे को जेपर्डी में डाल रहे हैं। नंबर 2, FATF के प्रोग्राम के दौरान एमनेस्टी दे रहे हैं जो FATF के कवानीन के खिलाफ है। ये नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट डेफिसिट करने लगे हैं। नंबर 4, करंट अकाउंट डेफिसिट की बड़ी बात करते थे। इस साल 21 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा होगा। तो बजट डेफिसिट भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा होगा तारीख का, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी खान साहब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करके जाएंगे। आप ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान की तारीख में इनसे ज़्यादा कर्ज नहीं लिया गया। हुकूमत की जो कंपनियां हैं, SOEs, PIA ले लीजिए, 50 अरब रुपए का नुकसान, तारीखी नुकसान। मुझे कहते हुए अफसोस होता है, 50 अरब में न जाने कितनी स्कूलें हम बना सकते थे, न जाने कितने अस्पताल बना सकते थे, कितने रोड बना सकते थे। खान साहब ने 50 अरब रुपया नुकसान कर दिया PIA के अंदर। तो ये भी एक खान साहब ने हमारे लिए एटम बम छोड़ा है। तो खान साहब ने इस मुल्क के अंदर इतनी मईशत के अंदर इतने बम डाल दिए हैं, चाहे वो IMF से ताल्लुकात हों, FATF हो, बजट डेफिसिट हो, SOE के नुकसानात हों, डेट हो।
कि इसको जो भी अगली हुकूमत आएगी इसको काबू पाना एक मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं नहीं समझता था कि खान साहब और या कोई भी हुकूमत जो होती है वो नियतन ये करती है, लेकिन अब मैं इस सोच पे मजबूर हो गया हूँ जब इन्होंने ये एमनेस्टी दी और फेटअप में हमको फंसा रहे हैं। मैं अब इस सोच पे मजबूर हो गया हूँ जब इन्होंने IMF को जो लिख के शौकत तरीन ने 1 महीना पहले दिया था, और ये आपको बात पता है कि शौकत तरीन साहब को भी नहीं पता थी 1 दिन पहले जो इन्होंने इक़दाम लिए। वफाकी प्राइम मिनिस्टर हाउस से आए हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लोग आए हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस से लोग आकर इनको डिक्टेट करके गए हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस से लोग आए हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री में शौकत तरीन साहब को डिक्टेट करके गए कि कल आपने फ़लाँ करना है, परसों आपने फ़लाँ करना है, ये एमनेस्टी देनी है, दूसरी चीज़ें देनी है। तो जब आप इस किस्म के एटॉमिक बम मुल्क के अंदर जाएंगे, डाल के आएंगे इस किस्म के, तो मईशत को आगे कैसे चलाएंगे? ये खान साहब जो कि मुल्क की मईशत ठीक करने आए थे, अब दूसरे ज़ाविये पे आते हैं कि लोगों का इन्होंने क्या हाल करा है। 60 लाख लोग खान साहब की हुकूमत के दौर में बेरोज़गार हो गए पाकिस्तानी। पाकिस्तान के अंदर हर हफ्ते 17-18% SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन आता है। तारीख़ी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में 3 नंबर पे तेज़ी से इन्फ्लेशन चल रहा है। हिंदुस्तान से डबल इन्फ्लेशन चल रहा है, बांग्लादेश से डबल इन्फ्लेशन चल रहा है। और आज खान साहब क्या कहते हैं कि मैं इन्फ्लेशन देखने नहीं आया था। पहले इमरान खान की बात ये थी कि इन्फ्लेशन बहुत बुरा होता है, चीज़ें महंगी हो जाएं तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। वहाँ से शुरू हुए थे, ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ था। फिर जब खान साहब हुकूमत में आए और इनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो पहले बोलते थे इन्फ्लेशन है ही नहीं। खान साहब के लोग आपको बोलते थे कहाँ इन्फ्लेशन, कौन सा इन्फ्लेशन, देखो रेस्टोरेंट में खाना है, देखो इधर लोग बैठे हुए हैं, देखो अभी भी लोग खाना खा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ शुरू हुई कि नहीं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है लेकिन अमेरिका में महंगा है, जर्मनी महंगा है, बरतानिया महंगा है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के 3 नंबर पे महंगाई हो गई है, सिर्फ 2 ममालिक अर्जेंटीना और टर्की में हमसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो अब खान साहब कहते हैं मैं इन्फ्लेशन के लिए तो आया ही नहीं था, मैं तो आपको अच्छे मुसलमान बनने की और अच्छे आदमी बनने की आपको तबलीग करने आया था। तो मेरे भाई हमारे पास हम तो बचपन से मुसलमान हैं, अच्छे अल्लाह की मेहरबानी से। हमको किसी और की अभी आजकल में बहुत ज़्यादा इस्लाम आ गया है, उसकी भाषण की, उसके सरमन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो तबलीग करने नहीं आता है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मईशत को बेहतर करने आता है, पाकिस्तान के दिफा को बेहतर करने आता है। ना आपने दिफा को बेहतर किया है, ना आपने मईशत को बेहतर किया है, ना आपने फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर किया है। खान साहब की काबिलियत ये आप देखें कि यकमुश्त अमेरिका से भी लड़ाई कर ली है, लेकिन चीन से भी लड़ाई कर ली, CPEC रुकवा दिया। अब बोलते हैं कि वेस्ट हमारे खिलाफ है। भाई वेस्ट आपके खिलाफ क्यों होगा? आपने तो CPEC रुकवा दिया, आपने तो हिंदुस्तान कश्मीर ले गया, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकली माँ सिवाय इसके कि आपने 2 नगमे बना लिए नए। आपने क्या करा है कश्मीर हिंदुस्तान एनेक्स कर गया तो आपको वेस्ट क्यों लेके जाएगा? आप तो वेस्ट के सबसे अच्छे दोस्त हैं कि वो जो चाह रहा था कि CPEC ख़त्म हो जाए वो आपने कर दिया, वो जो चाह रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो ख़त्म हो जाए तकाजा, वो तो आपने ख़त्म कर दिया कि दे दिया कश्मीर आपने। तो खान साहब एक पाकिस्तान की मईशत को इतना बिगाड़ के जा रहे हैं कि ये बिगाड़ हमको ठीक करना एक बड़ा वक्त लगेगा, और साथ साथ इन्फ्लेशन का एक नया दौर कर दिया है। और ये इनकी मेरे ख़्याल से अब ये उस्मान बुज़दार साहब की और दीगर लोगों की करप्शन सबको पता है। मैं इस वक्त इनकॉम्पिटेंस की एक आखिरी बात करूँगा आपसे कि ये वो हुकूमत है जिसने कुछ अरसे पहले हमारी फर्टिलाइज़र्स की कंपनी ने हुकूमत को कहा कि हमें इजाज़त दो, हमारे पास फर्टिलाइज़र पाकिस्तान में ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि हम सब्सिडाइज गैस उनको देते हैं। हमने कहा एक्सपोर्ट नहीं करो, लोकल बेचना। उसके बाद 1,40,000 टन फर्टिलाइज़र पाकिस्तान से स्मगल हो गया। ये कोई सोना या हीरे या जवेरात या कोई ड्रग्स नहीं है जो कि आप छोटे से पैकेट में स्मगल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की इतनी बड़ी बोरी जो होती है वो 2500 रुपये की होती है। इसको आपने स्मगल करा 1,40,000 टन, 1,20,000 टन से ज़्यादा एक उस पर नहीं आता है 20 फुट के कंटेनर में। 1,40,000 टन आपने स्मगल करा दिया और लाइनें लग गई हमारी किसान भाइयों की सिंध में, पंजाब में, दीगर जगहों पे यूरिया ख़रीदने की। और आप जानते हैं कि आज अगर किसान को खाद नहीं मिलेगी तो कल आपको गंदम नहीं मिलेगा। कल हमारी लाइनें लगी होंगी राशन की दुकान के बाहर आटे के लिए। ये खान साहब की हुकूमत है। खान साहब की हुकूमत वो है जो नवंबर के अंदर खान साहब की एक कंपनी
PARL जो है वो उसने अखबार में इश्तिहार दिया दिसंबर के महीने के अंदर, एक हफ्ते में अखबार में इश्तिहार दिया PARL ने कि हम पाकिस्तान से फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसी हफ्ते 2 रिफाइनरीज बाइको और पाक अरब वो बंद कर दी उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्नेस ऑयल था, रखने की जगह नहीं थी। तो एक कंपनी PARL एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि फर्नेस ऑयल ज़्यादा हो गया उसके पास। 2 कंपनियां बंद हो गई क्योंकि उनके पास फर्नेस ऑयल रखने की जगह नहीं थी। और क्या हुआ? तीसरी कंपनी PSO हुकूमत के ऑर्डर पे पूरी शिप इंपोर्ट कर रही है फर्नेस ऑयल की उसी हफ्ते, और उसका शिप आउटर हार्बर में खड़ा हुआ था। ये वो हुकूमत है। और फिर जनवरी में क्या किया इन्होंने डीजल से बिजली बनाई है 600 मिलियन किलोवाट आवर्स, और 1300 मिलियन किलोवाट आवर फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई है महंगी तरीन। 26 रुपए पर किलोवाट आवर की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, सिर्फ ईंधन की कॉस्ट है। और ये लोग बात करते हैं कैपेसिटी कॉस्ट की, जो 3 रुपए या 3.5 रुपए होती है, कि कैपेसिटी कॉस्ट ज़्यादा है, 3.5 रुपए उनको ज़्यादा लग रहे हैं जो आदमी 26 रुपए का तेल लेकर आ रहा है। तो ये खान साहब की इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है जिसने मईशत के लिए बम बिठा रखे हैं और जिसने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बड़े डिटेल से बहुत सी बातें की। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पूछा जाता है और जो माहौल बनाया जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों किया गया है। अगर हमें ये पता होता, जो खान साहब ने कल जलसे में कहा है कि मैं तो कीमतों को कंट्रोल ही नहीं करने के लिए आया था, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हुकूमत वक्त की होती तो वो कीमतों को कंट्रोल करना, क्योंकि उससे उसका ताल्लुक गरीब आवाम से होता है, मिडिल क्लास से होता है। अगर आप उनका ही ख्याल नहीं कर रहे तो आपने तो खुले आम जलसे में ऐलान कर दिया कि मैं तो इसके लिए आया ही नहीं था। तो हम ऐसी वावेला में चाह रहे थे 3.5 साल कि जी ये कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, और पहले तो कहते रहे कि जी कीमतें बढ़ी ही नहीं है, और जो लेकिन कल आपने खुद सुन लिया। अगर हमें पता होता कि ये इन्होंने इतराफ़ किया तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो फाइल कर रहे थे तो उसमें हम सबसे ऊपर ये रखते कि ये वो वज़ीर आज़म है जिसने खुद एडमिट कर लिया है कि मैं तो इस काम से आया ही नहीं था। तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो एटम बम की बात मिफ्ताह इस्माइल कर रहे थे, एक बहुत बड़ा एटम बम उन्होंने जलसों में यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो खिताब किया और जिस तरह से उनकी क्लास ली है, जबकि उनको पता है कि वेस्ट से या यूरोपियन यूनियन से हमारा सबसे ज़्यादा मईशत का ताल्लुक हमारा उनसे है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए किसी और को भी कुछ सुनाना शुरू कर दें, रशिया को सबसे दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको इतराज़ था और फॉरेन पॉलिसी में इतराज़ होते हैं, हर हुकूमत को महसूस होता है कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा या कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आपका सीरियस कंसर्न है, उसका एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है उसको एड्रेस करने के लिए। वो छोड़ के आप जलसे में जाके आप शुरू हो गए। दूसरी बात ये याद दहानी के लिए, क्योंकि वो आप जाने वाले हैं, मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन रह गया, याद दहानी के लिए वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 1 करोड़ नौकरियों का जुलाई 2018 में वादा किया था ना। अभी आपने कितनी फिगर बताई है? 60 लाख जा चुकी हैं, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख देनी थी बराबर करने के लिए। वो 50 लाख घर कहाँ हैं जिसका वादा किया गया था? पूरी कौम को बताया गया था कि 50 लाख घर बनाऊंगा। वो 50 लाख घर में से 1000 घर भी नहीं बने हैं। को पूछने वाला है खान साहब से, लेकिन कल तो उन्होंने बता दिया कि मैं तो इस काम से आया नहीं था, मैं तो मेरा ख्याल है तबलीग करने के लिए आए थे, ये कौम को सुधारने के लिए। तो मेरा ख्याल है उसका तो बहुत से दूसरे तरीके भी हो जाते हैं। कुछ मईशत के हवाले से 2-3 और चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे आप मईशत फिर उसके आगे जाती है, वो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका हम एक जाल बिछा के गए थे, CPEC लगा के गए थे, जिसकी वजह से इनको ऑटोमेटिकली वहाँ से इन्वेस्टमेंट तो आनी ही थी, उसको तबाह किया। $1.6 बिलियन पर एनम है पिछले 4 साल में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हमारे ज़माने में $2.2 बिलियन थी, और ये भी $1.6 बिलियन में 75% चाइना से है। यानी कि जो हम ही फैसिलिटेट करके गए थे, हमने ही
एक उनको बता के गए थे कि यहाँ से तो आता रहेगा, अब आपने आगे जाना था, आगे जाने के बजाय पीछे होते चले गए। बाकी जितनी भी फिगर्स है मेरा ख्याल है सबको पता है, लेकिन इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं और जिस हालत में पाकिस्तानी कौम को पहुँचा दिया है, गुर्बत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और हर रोज़ बताया जाता है कि जी महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है। हम पूछते हैं भाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, हम भी वहीं से तेल लेते हैं जहाँ से इंडिया लेता है, उनको भी उतना पर डॉलर बैरल मिलता है जितना हमें मिलता है, बल्कि हमें शायद कुछ थोड़ा सा सस्ता मिलता है। हमारे साथ कुछ फैसिलिटेट सऊदी अरेबिया ने भी किया था डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी के हवाले से, तो हमें तो फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, तो हमारा क्यों महंगा है, हमारे यहाँ महंगाई क्यों ज़्यादा है? आज तक किसी वज़ीर ने खड़े होकर या वज़ीर आज़म ने आज तक इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान तीसरा मुल्क क्यों है महंगाई के हवाले से, अर्जेंटीना और टर्की के बाद। हमें ये जवाब दे दें कि भाई ये हम गलत कह रहे थे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने तो इनकॉम्पिटेंस की बात की थी, मेरा ख्याल है स्कैम्स की भी थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि सिर्फ इनकॉम्पिटेंस नहीं है, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन का जब आप कॉम्बिनेशन होता है तो उससे ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। LNG का स्कैम, मेडिसिन का, दवाइयों का स्कैम्स, चीनी का स्कैम, गंदम का स्कैम, सब चीज़ों में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं गरीब आवाम की जेबों से निकले हैं। गए किसकी जेबों में हैं? वो इमरान खान के क्रोनीस की जेबों में गए हैं। BRT पेशावर का जिक्र किया था इन्होंने, BRT पेशावर 100 बिलियन रुपए से ज़्यादा की बनी है। हमने सारी जो थी इंक्लूडिंग ग्रीन लाइन यहाँ जो हमने बनाई थी, जिसका इफ्तिताह हम करने गए थे, हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया था, उसका इफ्तिताह करने आ गए थे। सिर्फ 80 बसेस मंगवाने के लिए 4 साल लगाए थे, बाकी सारा काम हम करके गए थे। मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ग्रीन लाइन और इस्लामाबाद पिंडी, सब मिला के 100 बिलियन नहीं बनता था। इन्होंने 100 बिलियन से ज़्यादा में सिर्फ एक पेशावर BRT, और उसकी हालत आप देख लें, मालम जब्बा, और पता नहीं कितने स्कैम्स हैं। रिंग रोड पिंडी, उसका स्कैम कितना बड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर चले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हमारे लोगों को अंदर बंद किया। मिफ्ता इस्माइल साहब भी उसका ज़ाहिर खुमियाजा भुगत चुके हैं, और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, जितने भी हमारे लीडरान हैं, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़, मियाँ नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मतलब एक बड़ी फहरिस्त है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें आज फ़ख्र है, पीछे मुड़ के हम जब देखते हैं कि हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, हमारा एक काउंसलर भी नहीं तोड़ सके। और जितना अच्छा माहौल हम छोड़ के गए थे मईशत के हवाले से, जो टेक ऑफ हो चुका था और ऊपर जा रही था सब कुछ, वहाँ से रिवर्स किया, और आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ तबाही के दाने पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अब यह हुकूमत जाने वाली है, एटम बम बिछा के जा रही है। मैं एक सिर्फ जिक्र कर दूँ उस एटम बम का, जानबूझ के पहले पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ाई और फिर 10 रुपए कम कर दी, और फिर यह भी कहा कि जून तक ये बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पता था कि खुद तो होंगे नहीं, और कौम से वो कमिटमेंट करके जा रहे हैं जिसकी वो खुद होंगे ही नहीं। कभी आप दुनिया में सुना आपने कि अगले 4 महीने के लिए कहे, वो भी कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर नहीं डिपेंड करता, वो इंटरनेशनल प्राइसेस पर डिपेंड करता है कि वो हो सकता है $100 हो सकता है $130 हो सकता है $120 हो। तो आने वाली हुकूमत क्या करेगी? आप जो कमिटमेंट करके गए हैं उसको निभाएगी, या एक जो फैसला जो पाकिस्तान के अवाम के हक में होगा वो करेगी? तो जाते जाते वो चीज़ें करके जा रहे हैं, और अब भी मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन जो हैं उनके इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना कर दें। बिगाड़ भी लिया है EU के साथ, बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कर लिया खराबी अपनी, तो अल्लाह करे कि यहाँ से जो भी सिलसिला हो, जो मुश्किलात हैं, हम बिल्कुल हाजिर हैं, हम कोशिश भी करेंगे, चैलेंजेस को भी निभाएंगे आप सबकी मदद से। मेरा ख्याल है जो इसमें बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के सिलसिले में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो उसको बहुत सी चीज़ों में तो 95% तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या है। कुछ चंद लोग जो लीडरशिप हैंडल कर रही है उनको पता है। तो मेरा ख्याल है जब ऐलान होगा तो ऐलान हो जाएगा। अच्छा जुबैर साहब ये बता दीजिएगा कि पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में मरियम नवाज साहब कहीं नजर नहीं, तो जो वोट को इज्जत दोगे जो नैरेटिव था क्या वो कॉम्प्रोमाइज हो गया? नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतनी बड़ी जमात है माशाल्लाह,
और इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं कि ये नहीं होता कि हर वक्त एक ही लीडर, जिस तरह बाकी पार्टीज़ में होता है, मैं जिक्र नहीं करना चाहता बाकी पार्टीज़ का। अभी आपने मरियम नवाज़ बिल्कुल वहाँ हैं और वोट को इज्जत दो का नारा उसी तरह से है और उस पर उसी तरह से अमल होगा। अच्छा जुबैर साहब, आप दोनों ने जो बातें की उससे तो आप लोग खुद कौन को मायूस कर रहे हैं कि इमरान खान बम बांध के जा रहा है, तो आप लोग फिर इसका मतलब आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा। मैं आप जवाब देना मैं जवाब देता हूँ। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम जब हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हम आने के लिए तैयार हैं और वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे आप पकड़ सकते हैं हमें हमारी फैसला साजी पर, कि हम जब हुकूमत में आएंगे उस दिन से जो हमारे फैसले होंगे, क्या वो मुल्क के मफाद में होंगे, क्या उसमें कॉम्पिटेंस नज़र आएगी, क्या उसमें अहलियत नज़र आएगी, उस हवाले से हम वहाँ से लेके जाएंगे। और हम कभी ये नहीं कहेंगे कि कीमतें कम रखना हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम है और वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम ये नहीं कहेंगे कि नौकरियां प्रोवाइड करना हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम है और हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात भी बताना ज़रूरी है, आप लोगों के सामने गोश गुजार करना ज़रूरी है कि खान साहब किस नहज पे हुकूमत को लेकर आए हैं। एक मैं सिर्फ जिक्र करना भूल गया था, मतलब ये इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है कि 4 साल के बाद जब हमारा हुकूमत थी तो तकरीबन इतने दौर के बाद 19,000 स्टॉक मार्केट्स पर हमने लिया था और 53,000 पर लेके गए थे। इसी दौरान इन्होंने जहाँ से लिए वहीं के वहीं खड़े हुए। 43,000 पर ली थी, आज भी 43,000 है, तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी जी। और डॉलर का तो 120 से लेके 180, और सिर्फ ये नहीं कि 180 एक तरीके से किया है, वाइल्ड स्विंग्स हुए हैं। कभी 140 चला गया, फिर 130 आ गया, कभी 172 चला गया, फिर 152 पर आ गया। अच्छा जुबैर साहब, ये बता दें कि भी आपने कहा कि जिस तरह से ये हुकूमत छोड़कर जा रही है मसाइल, उसको पीएमएलएन के पास कौन सा ऐसा कुछ जादू का चिराग है कि वो उसको आगे बड़े, मैं जवाब दे देता हूँ आपकी तरफ से। सबसे बड़े तो देखिए कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। हमारी जो टीम है, एक तो पहले डिलीवर कर चुकी है 2013 से लेके 2018, 90 से लेके 92 और 97 से लेके 99 जो पीएमएलएन का रिकॉर्ड है वो सुनहरी दौर था मईशत के हवाले से। कोई भी एहदाफ आप उठा लें, अल्लाह का शुक्र है। एक तो हम डिलीवर कर चुके हैं। दूसरी आप देखते हैं कि टीम क्या है। ये मिफ्ता इस्माइल बैठे हुए, इसहाक डार साहब हैं, खुरम दस्तगीर है, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और बहुत से, और एक नया लॉट, यंगर लॉट हमारा आया है जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है, और हमें कहीं इधर उधर जाके फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको इसी से फ़र्क पता चल जाएगा कि हमारे दौर में 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आए थे। आप बताएंगे। हमारी माशी टीम के जो लीडर हैं वो इसहाक डार साहब हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर वो वापस आते हैं तो वो होंगे, वरना फिर आएंगे वापस। ये तो डार साहब से पूछ लीजिए मुझे। नहीं बिल्कुल आएंगे। और दूसरी बात ये कि मईशत को रन करने के लिए बहुत सिर्फ एक शख्स, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, एनर्जी है, इंडस्ट्रीज है, कमर्स है, सबके मिलके एक परफॉर्मेंस आती है। ये तो जी 172 तो इससे हो नहीं रहे 172 तो हो नहीं रहे, उससे वो 10 लाख क्या लेगा। 20 लाख का आप लोगों ने भी ऐलान किया, तो 20 लाख में कराची और सिंध का कितना हिस्सा आप लोग डालेंगे वो भी तो बताएं। वो हम 200 कौमी असेंबली की मेंबरान, वो तो हम बैठे हुए हैं। जो सूरत बताई वो तो बड़ी खौफनाक, तो आप आवाम को कुछ उम्मीद दिलाएंगे एंड आप ये कहेंगे कि घबराना नहीं है? वो उनकी लाइन है भाई, अब करके दिखाएंगे। जब घबराने वाला गाली गलौज पे आ जाए ना तो आपको पता है कि घबराना, ठीक है। अब हमने जवाब दे, मैं आपको खुदा ना खास्ता, ना मोहम्मद जुबैर ना मैं, और अगर ये है मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ कि जो ये मुल्क है इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसको हम बेहतर करेंगे। और हम ये जो मैंने आपसे बात करी कि बेसिक इनकॉम्पिटेंस है कि आप महंगा बिजली बना देते हैं, फिर आप बिजली महंगी कर देते हैं, आप गलतियां करते हैं, फटना जहाँ एक्सपोर्ट करना हुआ इंपोर्ट कर देते हैं, ये तो हम पहले दिन से सही कर देंगे। तो जो इमरान खान की, देखिए 2 चीज़ें जो इमरान खान की हुकूमत की जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, एक करप्शन और एक इनकॉम्पिटेंस, जब वो नहीं होगी तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या आप ये बताइएगा जी, ये एक आपकी हुकूमत आएगी जब ये इमरान खान और इनके जो
बाहर चले गए, जो करप्शन करके चले गए, क्या उनको वापस लाया जाएगा या उनको बाहर ही छोड़ दिया जाएगा? भाई मेरा काम जो है ना वो अपने आप को माशी उस पर लिमिट करना है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ सीरियसली, देखिए मैं भी जेल में गया हूँ और सबको पता है कि पाकिस्तान में दुनिया के 2 सस्ते तरीन टर्मिनल हैं जिसके चक्कर में आपने मुझे जेल में डाला। लेकिन मैं ज़रा भी उस टाइप का आदमी नहीं हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथ जाती हुई तो किसी और के साथ जाती होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मिट्टी पाओ। और किसी को भी बगैर कन्विक्शन के जेल में नहीं डालना चाहिए, चाहे वो जितना बुरा आदमी भी हो। सीरियसली मुझे बहुत नापसंद है बहुत सारे PTI के लोग, मेरे दोस्त भी हैं उसमें, लेकिन ये मुल्क के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 90 की सियासत थी और फिर खान ने इसको शुरू करी है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर किसी ने करप्शन करी है और वो पकड़ा जाता है और कन्विक्ट हो जाता है तो बिल्कुल उसको आप जेल में डालें, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें एक मैं एक्सप्लेन कर दूं इसमें। देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को मईशत के हवाले से आके दे। एक अगर आपने पकड़ धकड़ की सियासत करनी है हुकूमत में आने के बाद, जो हुकूमत का काम ही नहीं है, तो फिर आप मईशत नहीं ठीक हो सकती। जिसका काम है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो करेंगे। ना ही हमारा ये एजेंडा कि प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर वाशिंगटन में कह रहे हैं कि जी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा या उसको मूंछों से पकड़ के अंदर बंद कर दूंगा। अगर आप ये करेंगे ना तो आप इन्वेस्टर्स घबरा के भाग जाएंगे, जो मैंने अभी फिगर्स भी बताई। यार 5 साल मसनूई तौर पर नहीं होता भाई। आप इस यकीन से कह रहे हैं जैसे कि आपको सुबह हुकूमत मिलने वाली है और आपने अपने वज़ीर ख़ज़ाना और सारे वज़रा भी तायीन कर दिए, तो क्या यकीन दहानी मिली है कि आपको जो है हुकूमत मिल जाएगी? भाई ऐसी कोई यकीन से नहीं कह रहे हमें तो, मतलब लेकिन हमको अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीतेंगे। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो इधर कराची में बैठा हूं, मुझे जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है ना कि इमरान खान की छुट्टी होने लगी है, वो इमरान खान की आवाज़ से, वो इमरान खान की गुफ्तगू से। जब आप अपोजिशन लीडरान को गालियां देना शुरू कर देते हैं, जब आप इदारों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जब आप दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, मतलब अब ये मतलब ये मतलब वो गाली गलौज कौन कर रहा होता है? वो नहीं, वो कभी कभी होते हैं वो बुढ़े चाचा रोड पे घूम रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं पागल से, वो इस टाइप की बातें करने लगा। ये मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा थोड़ी देर तक। ये बताइएगा कि आप लोगों के एतमाद से लग रहा है कि अदम एतमाद जो है वो मैं कामयाब होने जा रहा है, इसके लिए मुबारक हो। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म आपके शहबाज शरीफ हो जाते हैं और इसके अलावा परवेज़ इलाही को शायद आप लोग वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं, वो बताइएगा। तो ये बताइएगा कि क्या ऐसा करेंगे, कितने दिन में आप आवाम को बताना चाहेंगे, कितने दिन में पेट्रोल कम हो जाएगा, कितने दिन में चीनी ऑयल ये कम हो जाएगा? इसके अलावा एक दो चीज़ बताइएगा। परवेज़ इलाही को अगर आप वज़ीर आज़म पंजाब बनाते हैं तो वो तो शायद चाह रहे हैं कि ये जो है